नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम दोस्तों। शिवम चौधरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। अक्सर आप सबने देखा होगा, एक कोई वन साइडेड लवर होता है, उसे किसी से प्यार होता है। अब जरूरी नहीं है कि दूसरे को भी उससे प्यार हो, और जब वो ये उसे बताता है कि भैया मुझे तो तुझसे प्यार है नहीं, तो अगले की ईगो हर्ट हो जाती है। फिर वो ये कहता है कि तू नहीं तो कोई और सही, कोई और नहीं तो कोई और सही, और वो उसको ढूंढने में लग जाता है। और इसी ढूंढने के दौरान जो दूसरे वाला पार्टनर है, उसका इश्क कहीं धीरे धीरे परवान चढ़ने लगता है और वो मुकम्मल होने लगता है। इसको लगता है यार मैं उसे छोड़ के भी आ गया, कहीं और भी गया, वो भी ना मिला, और इसको भी कहीं और प्यार होने लगा है। वो फिर वापस आता है उसकी जिंदगी में कि नहीं, मैं साथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तो तुम्हारे साथ ही रहूंगा। और वो होते हैं ना फ्रस्ट्रेटेड लवर, बाथरूम में नाम लिख देते हैं और वो सब। आज वही स्थिति अमेरिका और भारत के बीच में हो गई है। वो वन साइडेड लवर यूएस है, और जो कोई भाव नहीं दे रहा वो भारत है। डोनाल्ड ट्रंप की जब ये प्रेसिडेंसी शुरू हुई तो उन्होंने सोचा भैया हमने तो नमस्ते ट्रंप किया, मोदी ने हाउडी मोदी हुआ, इतना सब कुछ हुआ, तो भैया मेरी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तो बहुत अच्छा प्यार है, और मैं जो चाहूंगा वो होगा। मोदी मेरे लिए चाइना से लड़ेगा। बाद में मोदी ने फोन उठाना बंद कर दिया, 4-4 बार फोन नहीं उठाया। अमेरिका बुलाया तो वहां नहीं गया। उसके बाद लटनी कह रहा है कि भैया भारत के भरोसे हमने बहुत महंगी महंगी ट्रेड डील कर ली, हमें लगा यार भारत तो आ ही रहा है, वहां से कंपनसेट कर लेंगे। भारत ने कह दिया भैया मैं तो ट्रेड डील नहीं कर रहा। और वहां जब वो इश्क टूटता है तो डोनाल्ड ट्रंप ये कहता है अच्छा तू नहीं तो कोई और सही, कोई और नहीं तो कोई और सही। वो पाकिस्तान के पास चला जाता है, और पाकिस्तान से भी जब अपेक्षाकृत रिजल्ट नहीं मिलता फिर वापस आता है। इस दौरान जब वो वापस आता है तो देखता भैया भारत का तो जो इश्क है वो बाकी दुनिया के और देशों से बहुत कुछ चल रहा है। उसे लगता है यार मैंने तो बहुत कुछ छोड़ दिया। तो इसी इसी दौरान यही सब कुछ चल रहा है, यही डिप्लोमेसी का लब्बो-लुआब है भारत और अमेरिका की फिलहाल। तो उसे लगता है यार ये तो गड़बड़ हो गई है, फिर से अपना आदमी भेजता है। और जब लेटेस्ट जो आया है वो उसका एक कह सकते हैं बिल्कुल ट्रस्टेड अलाई है। बोल सर्गियो गोर रहा है, जैसे वो कहता है ना चतुर, कि शब्द बोल मैं रहा हूं लेकिन शब्द है मास्टर जी के। तो बोल सर्गियो गोर रहा है, शब्द हैं ट्रंप के। ट्रंप का रिप्रेजेंटेटिव बनकर आया है। और गुड कॉप बैड कॉप की स्ट्रेटेजी जिस तरीके से ट्रंप भारत के साथ खेल रहा है, ये उसी का एक हिस्सा है। तो जो नया राजदूत भारत में आया है, जो प्रिंस ऑफ साउथ एशिया बनकर आया है, अमेरिका की तरफ से है नहीं लेकिन वो तो यही मान रहे हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के जो लड़का है ट्रंप जूनियर, उसका बहुत खास है। इस ट्रंप की प्रेसिडेंसी में 4000 से ज्यादा लोग का जो रिक्रूटमेंट हुआ है उसके द्वारा हुआ है। बहुत खास है ट्रंप का, उसने भारत भेजा है। क्योंकि ट्रंप जिस तरह की अपेक्षा भारत से कर रहा था, भारत ने वो रिजल्ट नहीं दिया। और ट्रंप को यह लग रहा था कि मैं टैरिफ की मार मारूंगा भारत पर, तो भैया भारत तो बहुत आसानी से झुक जाएगा। लेकिन उसका उल्टा हुआ। और उल्टा क्या हुआ, जब उसने बांग्लादेश के ऊपर 19% टैरिफ मारा तो उसका एक्सपोर्ट डाउन हुआ 11%, पाकिस्तान पे किया तो 30%, वियतनाम पे किया तो 7%, चाइना पे किया तो 19%, और भारत पे किया तो 22%। एक्सपोर्ट बढ़ गए, ग्रोथ रेट बढ़ गई। अब उसको लगा यार मेरा जो मेन ब्रह्मास्त्र था, जिसको लेकर मैं चला था युद्ध के मैदान में कि भैया यहां से मैं कुछ कर दूंगा, वो तो काम कर नहीं रहा। तो उसी गुड कॉप बैड कॉप में कि जो वहां लटने बसंती ये सब बैठे हैं ये बोलते रहेंगे, वहां जाके बातें संभालो। अब सर्गियो गोर जब भारत आता है और भारत आकर क्या कहता है कि भैया भारत तो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट साथी है, इससे इंपॉर्टेंट दुनिया में कोई है ही नहीं। उसी भारत को सुबह उठते ही ट्रंप उठते ही 4 ट्वीट मारता है, मैं देख लूंगा, ये कर लूंगा, वो कर लूंगा। वो अलग बात है, ट्रंप ने आज तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए पर्सनली किसी भी तरह का एक डिमीनिंग रिमार्क नहीं किया है। उसने बहुतों के मजाक उड़ाए, बहुतों के लिए बहुत कुछ कहा, लेकिन मोदी के लिए बहुत कॉशियसली वो बोलता है, क्योंकि उसे पता है एक फाइन लाइन है, उससे आगे नहीं जाना है। हाँ, संबंध बहुत हद तक खराब है, लेकिन उसे एक लेवल से ऊपर खराब नहीं करने हैं। और उसके बाद एक लालच देता है, एक लॉलीपॉप देता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए। अब मोदी तो भाई खाता भी खिचड़ी है, लॉलीपॉप तो वैसे भी नहीं खाते, लेकिन लॉलीपॉप देने का प्रयास है कि जो पैक्स सिलिका है, एक पूरा संगठन बनाया है दुनिया के कई सारे देशों को मिलाकर, जिसमें जापान है, साउथ कोरिया है, यूके, नीदरलैंड्स, इजराइल, यूएई, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, यूएस।
कि हम इसे फरवरी में भारत को इसकी मेंबरशिप देंगे। पहले अमेरिका ने ही वीटो किया, लेकिन जब चीजें काबू में नहीं आ रही तो फिर एक कैरेक्टरिस्टिक वाली बात आई कि भैया हम लालच दे रहे हैं, भारत आ जाए, क्योंकि ये वो संगठन है जो ये सुनिश्चित करेगा कि जो रिस्पॉन्सिबल नेशन है, इनके हिसाब से रिस्पॉन्सिबल नेशन जो भी होंगे, अब कितना है यूएस क्या नहीं वो अलग चीज है, जो एआई है, जो सिलिकॉन के चिप्स हैं, रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, उनकी सप्लाई चेन निर्बाधित रूप से रहे, उसका सही इस्तेमाल हो, सही लोगों के लिए इस्तेमाल हो, सही तरीके से उसकी प्राइसिंग हो, और सही टेक्नोलॉजी उसमें इंटीग्रेट की जा सके, उसके लिए यह संगठन बनाया है। क्योंकि सिंगापुर को देखेंगे तो डेटा सेंटर का हब है, ऑस्ट्रेलिया में देखेंगे तो रेयर अर्थ है, नीदरलैंड्स में देखेंगे तो जो फैब्रिकेशन, चिप फैब्रिकेशन की सबसे सोफिस्टिकेटेड मशीन्स कहीं से आती है तो नीदरलैंड से आती हैं, यूके है, यूएस है, ये पैसा लगा सकते हैं। भारत है जो इमर्जिंग मार्केट है, जहां से वो ह्यूमन रिसोर्स आ सकता है, जो ये काम कर सकता है, इसलिए अब उन्हें भारत की जरूरत पड़ रही है। अब भारत को वो लालच दिया जा रहा है और भारत मैसेज साफ दे रहा है कि ठीक है तुम हमें दे रहे हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन भैया जो लेना है, जो करना है, वो हम अपने टर्म्स पर करेंगे। अभी रेयर अर्थ मिनरल्स के ऊपर जो फॉरेन फाइनेंस मिनिस्टर स्तर की एक बैठक अमेरिका में बुलाई गई, वहां पर भी ऐसे ही ये सब देश थे। भारत ने अपना फाइनेंस मिनिस्टर नहीं भेजा, थोड़ा एक नीचे, थोड़ा लो प्रोफाइल अश्विनी वैष्णव को भेजा, ये मैसेज देने के लिए कि हम तुम्हारे इशारों पर नहीं चलेंगे, जब तुम कहोगे आज इसकी बैठक है आ जाओ जी, अच्छा ये संगठन बनाया है, हम इसमें भारत को नहीं लेते, फिर अगले महीने फिर कहते हो नहीं नहीं भारत को लेंगे, भारत को ये अलायंस बनाता है सोलर अलायंस, नहीं हम तो इससे बाहर जा रहे हैं। अगर तुम अपनी मर्जी के हिसाब से, अपने हिसाब से चीजें चला सकते हो, तो निश्चित तौर पर भारत भी ये मैसेज दे सकता है कि आपके लिए बहुत हाई प्रोफाइल मीटिंग्स होंगी, लेकिन हम अपने ही उन लो प्रोफाइल लोगों को भेजेंगे, हमारा ये प्रायोरिटी है भाई तुम्हारे लिए। ये मैसेज भारत दे रहा है। और उसके अलावा जब ये आया सर्गियो गौर भारत में, जब ये बात बोल रहा है, कह रहा नहीं नहीं वो ट्रेड टॉक तो चल रही है, कल फिर बात होगी हमारी। उसी दौरान भारत जर्मनी के साथ सबमरीन की डील कर रहा है, $8 बिलियन। उसी दौरान फ्रांस के साथ हमारी $22 बिलियन की डील हो रही है, राफेल और साफरान और ये सब मिलाकर 22 से ऊपर है। उसी दौरान हम इजराइल के साथ एफटीए करने का बात चल रही है। उसी दौरान और बहुत सारे देशों के साथ, न्यूजीलैंड और बहुत कुछ लोगों के साथ हम एफटीए कर चुके हैं। तो मैसेज साफ है, तुम नहीं तो कोई और सही, तुमने हमारा एक्सपोर्ट बंद किया, हमारे ऊपर 50% का टैरिफ लगाया, तो कोई दिक्कत नहीं है। हमने डाइवर्सिफाई किया, हमें ये सब मिल गए, हम वहां चले गए, क्या दिक्कत है? तुम ही थोड़े ही हो अकेले दुनिया में। तो भारत ने जो मैसेज दिया, अब उसी को लेकर अमेरिका भारत के पास वापस से आया है कि नहीं साहब मान जाओ, देख लो, समझ लेते हैं। तो वही सब चीज चल रही है। और क्या कह रहा है कि अगले 1-2 साल में ट्रंप आ सकता है। एम्परर है क्या ट्रंप? मत आए, 1-2 साल में तो वैसे मिड टर्म भी हो जाएगा, उसके बाद हो सकता है इक्वेशन बहुत चेंज हो जाए। भारत उसका इंतजार भी कर रहा है मिड टर्म इलेक्शंस का अमेरिका में। तो लब्बो-लुआब ये है कि अगर इंटरनल डिप्लोमेसी के हिसाब से बात करें, अगर इंटरनली बात करें भारत के हिसाब से, तो भारत ने जिस पेशेंस का प्रदर्शन किया, देखिए वो पेशेंस ही था भारत का, जिसकी वजह से लगभग 1000 किलोमीटर से ज्यादा की जमीन चाइना से नेगोशिएट कर कर, धीरे धीरे फंसाकर, बात कर कर भारत लेके आया लद्दाख में। वही नेगोशिएशन है जो अमेरिका को धीरे धीरे ये एहसास दिला रहा है कि आपके टैरिफ वाला जो टूल है, जो पाकिस्तान का इस्तेमाल करके जो कोएर्जन की आप डिप्लोमेसी करना चाह रहे हैं भारत के साथ, जो मिलिट्री प्रयास कर रहे हैं बांग्लादेश के अंदर, काम नहीं करेगा। तो आपको ऑल्टरनेट रास्ते ढूंढने पड़ेंगे। यह है भारत की तरफ से। अब एक और दिक्कत अमेरिका के सामने है, जिसकी वजह से उसे भारत की जरूरत है, पड़ेगी, वो जानता है, लेकिन है ना, ईगो पे बात आ गई है एक व्यक्ति की। अनहा, मैं कैसे झुक जाऊं, मैं तो एम्परर ऑफ द वर्ल्ड हूं। और वो आई है ईरान से। ईरान में जिस तरीके से तख्ता पलट करने का प्रयास किया गया, जिस तरीके से रिजीम चेंज का पूरा ऑपरेशन ईरान के अंदर चला, फिलहाल के लिए वो सफल होता नहीं दिखाई दे रहा है। कारण देखिए, अगर आप ये सोच रहे हैं, बहुत लोग कहते हैं कि इतने फाइटर जेट्स आ गए हैं, C-17 हरक्यूलिस आ गया है, यूके में जमा बड़ा हो गया है, इतने पैकेज वहां से उड़ गए हैं, गुआम पे आ गया है, अब गुआम से जाके डियागो गार्सिया पे आगे, सब चीज बताई जाती है, निश्चित तौर पर है। लेकिन यह निश्चित है कि जो ईरान की
जो ये रिजीम है, जो ये मुल्ला रिजीम है, आप इसको एरियल स्ट्राइक से, मिलिट्री इन्वेजन से, इन चीज से नहीं गिरा सकते। क्योंकि जिस तरह की टेरेन ईरान की है, जिस तरह की फोर्स वो है, जिस तरह का सपोर्ट उसको है, वो वेनेजुएला नहीं है कि आप आसानी से प्लेन लेकर गए और कर दिया। ठीक है, उसको बहुत नुकसान हुआ सब कुछ, लेकिन फिलहाल की स्थिति में भी वो इतनी कमजोर नहीं है कि आप इसके माध्यम से कुछ कर सके। और आपने जहां ये किया, जो थोड़ा बहुत सो कॉल्ड प्रोटेस्ट या जितना भी प्रोटेस्ट चल रहा है ईरान में, वो सब लोग एक हो जाएंगे, क्योंकि एक एक्सटर्नल एनिमी ने हमारे ऊपर हमला कर दिया। तो जो मॉरल हाई ग्राउंड है उन प्रोटेस्टर्स का, वो खत्म हो जाएगा, और जो रिजीम है उसके हाथ में सब कुछ आ जाएगा, और उसके नाम पर वो प्रोटेस्ट भी दबा देगा जितनी भी ब्रुटैलिटी के साथ है, और फिर लड़ेगा। और ये प्रोटेस्ट सारे के सारे जो स्टारलिंक है उसके माध्यम से फ्यूल किए जा रहे थे। देखिए, अगर ईरान को गिराना है ना, तो निश्चित तौर पर इंटरनली उस असंतोष को ही जन्म देना पड़ेगा। वो असंतोष ही जो ये रिजीम है उसे गिरा सकती है। और स्टारलिंक के माध्यम से वो जो अमेरिका है, इजराइल है, वो निश्चित तौर पर ये प्रयास कर रहा था कि भैया ये रिजीम गिराया जाए, क्योंकि इंटरनेट तो शट डाउन कर दिया, इंटरनेट बंद हो गया पूरे ईरान में। तो जो स्टारलिंक के 40,000 से और 50,000 टर्मिनल जो एक्टिव थे ईरान में, उनके माध्यम से मैसेज अंदर पहुंचाए जा रहे थे, वहां की फुटेजेस बाहर लाई जा रही थी, उस नैरेटिव को सेट किया जा रहा था। ईरान ने जो रशियन टेक्नोलॉजी है, जो जैमिंग सिस्टम है जीपीएस का, उसका इस्तेमाल कर पहले लगभग 30% तक इस स्टारलिंक के नेटवर्क को खत्म किया, फिर 50% को किया, फिर लगभग समाप्त कर दिया, और वो बहुत हद तक उस प्रोटेस्ट पर अब काबू पाने में कामयाब हुई है। तो जो अमेरिका सोच रहा था कि ईरान में प्रोटेस्ट करके, रिजीम चेंज करके, रजा पहलवी को वहां स्थापित करके, जो ब्रिक्स है उसमें एक फूट ला सकते हैं, जो पूरी दुनिया का जो क्रूड ऑयल है, तेल है, मिनरल है, ट्रेड रूट्स हैं, उन पे कब्जा करके जो ब्रिक्स की बढ़ती ताकत है, जो गिरता डॉलर है, उसको थाम लूंगा। लेकिन उसमें धक्का लगा है। इसकी वजह से अब उसे वापस से ड्राइंग बोर्ड पे आना पड़ रहा है, और वापस से जो ब्रिक्स में उसका सबसे बेहतर करीबी साथी हो सकता है, रशिया नहीं हो सकता, चाइना नहीं हो सकता, इन तीनों में के अलावा भारत बचता है बड़ा प्लेयर। तो वापस से उसे कि ठीक है, कुछ टाइम तक इसे पैसिफाई करते हैं, जब तक ईरान वाला मैटर सॉल्व नहीं होता, कि वापस से अपनी गैम्बिट में लेने का प्रयास करते हैं। वो प्रयास है वहां पर, वो बैलेंस बनाने का प्रयास है। मैं ये नहीं कह रहा ईरान की रिजीम हमेशा टिकी रहेगी, एक ना एक दिन जाना है इसे, 6 महीने, साल भर, 5 साल, 10 साल, जब भी होगा, क्योंकि ये लोग लगे रहेंगे, और उतनी ताकत ईरान में नहीं है कि वो एक सस्टेन्ड लॉन्ग एफर्ट इन लोगों का झेल सके। इसीलिए जब तक ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, तब तक ये प्रयास किया जाएगा कि ठीक है, इनसे भी बैलेंस बना के रखें, एक लेवल से ज्यादा भारत के साथ भी संबंध खराब नहीं करेंगे। तो जियोपॉलिटिक्स में कब किसकी कहां कैसे जरूरत पड़ जाए, कौन किस तरीके से व्यवहार करे, भारत ने तो पूरी दुनिया के साथ संबंध बेहतर कर लिए। जो ईयू कभी अमेरिका के साथ होता था, ग्रीनलैंड के मुद्दे पे वो भारत आ रहा है, भारत से बात कर रहा है कि भैया इधर पुतिन से लगी पड़ी है, उधर अमेरिका से लगी पड़ी है, भैया थोड़ा पुतिन से ही बचा लीजिए, ट्रेड कर लीजिए। तो उनके वाले साथी भी इधर आ रहे हैं। तो जिस तरीके से एक बहुत निटिड तरीके से पूरी जियोपॉलिटिक्स चल रही है, कौन सा धागा खींचने से कहां क्या फर्क पड़ता है, जो वो चल रहा है ना, उसी में भारत फिलहाल एक महत्वपूर्ण प्लेयर है। लेकिन किसी की ईगो की वजह से, किसी की उस खास सोच की वजह से उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा कि भारत के लेवरेज को इस्तेमाल कर सकता था अपने फायदे के लिए, भारत के फायदे के लिए और जियोपॉलिटिक्स के लिए। भारत अमेरिका के बेहतर बहुत संबंध हो सकते थे और एक लॉन्ग टर्म उसका इफेक्ट हो सकता था, लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं किया अमेरिका ने। खैर, इसके अलावा कुछ लोग मुझसे एक और बहुत खास बात, एक महत्वपूर्ण बात पूछते हैं कि ईरान में जो रिजीम चेंज है भारत के लिए पक्ष का है या उसके खिलाफ है। कि भैया ईरान में, क्योंकि ईरान की बात हुई तो याद आया कि ईरान में अगर सत्ता परिवर्तन होता है, क्या अब होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। देखिए, इसके प्रोज एंड कॉन्स दोनों हैं। अब ये आपको तय करना है और ये भारत सरकार को तय करना है उस वेटेज में कि फायदा किसमें है ज्यादा और नुकसान किसमें ज्यादा है। फायदा इस करंट रिजीम के साथ ये है, मान लीजिए रिजीम गिर जाती है और वहां शाह आ जाता है। देखिए, अब तक इस रिजीम के ना गिरने का सबसे बड़ा कारण क्या है? इंटरनली एक बेहतर ऑल्टरनेटिव नहीं दे पाया वेस्ट।
उस रजा पहलवी के खिलाफ लाए हैं जिसके खिलाफ कहीं ईरान में कहीं सिंपति नहीं है, कहीं भी। जेंजी अयतुल्ला के खिलाफ हो सकती है लेकिन पहलवी के साथ नहीं होगी, इसलिए नहीं गिरा पाए। और रिजीम चेंज हो जाती है, वही पहलवी आ जाता है। मान लीजिए भारत के लिए बहुत बेहतर नहीं है, क्योंकि अगर इन दो में कंपैरिजन करें, सांपनाथ और नागरात में अगर कंपेयर करें, तो फिर भी जो अयतुल्ला की रिजीम है वो भारत के लिए कुछ बेहतर है। अगर मान लीजिए सेक्युलर ईरान हो जाता है, मान लीजिए ऐसा ईरान हो जाता है जो वेस्ट समर्थित है, अमेरिका समर्थित है, तो जो अभी एक चेक एंड बैलेंस बना हुआ था ना ईरान पाकिस्तान पे ईरान का, वो खत्म हो जाएगा और एक कंटिन्यूअस लाइन बन जाएगी ईरान पाकिस्तान, ये पूरा का पूरा जो रीजन है वो अमेरिका के हाथ में आ जाएगा और वो पाकिस्तान का और बेहतर इस्तेमाल करेगा भारत को आर्म ट्विस्ट करने के लिए। उसके लिए सेंट्रल एशिया के रास्ते खुल जाएंगे, अफगानिस्तान में इंटरफेरेंस बढ़ जाएगा। जिस अफगानिस्तान ने आज भारत के साथ खड़े होकर पाकिस्तान की बजा रहा है, वो अपना वर्चस्व खो देगा, वो जो उसकी यूटिलिटी है वो खत्म हो जाएगी। तो भारत के वेस्टर्न फ्रंट में सिक्योरिटी के मामले में बहुत बेहतर सिचुएशन नहीं होगी। अमेरिका के लिए सेंट्रल एशिया के रास्ते खुल जाएंगे। जो भारत वहां अपने संबंध बेहतर करना चाहता है, जो वहां एक्सेस चाहता है, उसमें हिंडरेंस आ जाएगी। फिर आपको इस पूरे के पूरे एरिया में और जो नेट एनर्जी सिक्योरिटी वाला जो ये पूरा का पूरा लेन है, वो अमेरिका, CIA और उनके हाथ में पूर्ण रूप से आ जाएगा। तो वो जब चाहें जैसे चाहें आपको आर्म ट्विस्ट कर सकते हैं, आपकी एनर्जी सिक्योरिटी को हैम्पर कर सकते हैं। अब पिछले 2-3 साल में जितने भी ये ट्रंप का जो भी पूरा कार्यकाल रहा, उससे पहले बाइडेन का कार्यकाल रहा, उसमें आप देख सकते हैं किस तरीके से भारत को परेशान करने में लगातार लगे हुए हैं। ये उसका नेगेटिव पक्ष है। और जिस तरीके से अयतुल्ला की रिजीम ने शिया सुन्नी डिवाइड को बढ़ाया, क्योंकि वो तो अपने आप को शिया का नेता मानता है, तो सुन्नी शिया डिवाइड जो बढ़ा है ईरान की वजह से, उसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर भी सेक्टेरियन वायलेंस बढ़ी है। उसकी वजह से पाकिस्तान में भी शिया सुन्नी डिवाइड बढ़ा है, जो भारत के लिए बेहतर है कि ठीक है भैया, तुम अपनी मस्जिदों में जो तुम्हें करना है वो काम करो। तो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, उस फ्रेमवर्क से आप देखेंगे तो भारत के लिए फिलहाल अयतुल्ला बेहतर है। लेकिन एक इसका दूसरा पक्ष भी है। जो ये मुल्ला रिजीम है, जिस तरीके से मुस्लिम ब्रदरहुड को सपोर्ट करता है, जिस तरीके से जो ये और चाइनीज का जो एक तरीके से कनेक्शन बनता है, इनके रहने से सिक्योरिटी पाकिस्तान के पक्ष से देखें तो ठीक है अपेक्षाकृत, अगर वो आती है। और मान लीजिए यही बने रहते हैं और इनका जिस तरीके से चाइना के साथ संबंध बढ़ रहा है, जिस तरीके से अलग अलग संगठनों के माध्यम से इन्होंने मिडिल ईस्ट में गदर काटा हुआ है, और कई बार भारत में भी कुछ ऐसी एक्टिविटियां हुई हैं इनके सौजन्य से, तो वो भी भारत के लिए लॉन्ग टर्म में भारत के अंदर रेडिकलाइजेशन बढ़ाने के लिए खतरनाक है। तो अब आपको वो फाइन बैलेंस बनाकर चलना है कि कहां आप देखते हैं कि कौन कितना रहना चाहिए, किसकी कहां तक यूटिलिटी है, इन चीजों को देखकर आगे बढ़ना है। तो कुल मिलाकर भारत इस लड़ाई में अयतुल्ला रहे या जाए, भारत को खुद से अकेले ही इन चीजों को नेगोशिएट करना है, खुद ही इन चीजों को सहना है, खुद ही इन चीजों का रास्ता निकालना है। तो जो लोग भारत में बहुत उत्साही हो जाते हैं ना, किसी एक खास कपड़े को देखकर एक व्यक्ति को अरे इसे हटा दिया, अरे भाई ठीक है, अफगानिस्तान में भी आए ना वो तालिबान वाले, भारत के तो फिलहाल ठीक ही चल रहा है मामला। क्योंकि इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में सिर्फ और सिर्फ हित होते हैं। आप अपने उन हितों को, अपनी सोवरेनिटी को, अपनी सिक्योरिटी को सुरक्षित करने के लिए आप जिससे फायदा निकाल सकते हैं वो आपके पक्ष का है, जब तक कि वो आपके यहां इंटरफेरेंस ना हो, जब तक उसकी वजह से आपको दिक्कत ना हो। तो भैया हमें तो वो चाहिए वहां पर जो भारत के लिए बेहतर है, जो उस एनर्जी सिक्योरिटी को सुनिश्चित कर सके और उस रेडिकलाइजेशन को रोक सके। और इसीलिए जो रिजीम चेंज ऑपरेशन फेल हो रहा है ना अमेरिका में, ये ईरान में, यही फ्रस्ट्रेशन ट्रंप के अंदर है। इसीलिए अब वो वापस से अपने ऑप्शंस तलाशने लगा है। और इसी दौरान क्या कहा उसने, ये गुड कॉप बैड कॉप मैंने शुरू में इसलिए कहा, इसी दौरान उसने एक और चीज कही कि जो ईरान के साथ व्यापार करेगा कि मैं उस पर 25% का एक्स्ट्रा टैरिफ लगाऊंगा। ये जरूरत ना पड़ती अगर ईरान में रिजीम गिर रही होती आज के समय में। कल क्या होगा नहीं पता, आज नहीं हो रहा है, आज कंट्रोल आ गया है।
13 जनवरी को वो स्थिति नहीं है। 14 को क्या होगा, 15 को क्या होगा, क्या स्ट्राइक्स होंगी, क्योंकि आपको पता नहीं है ना किसके हाथ में पेजर फट जाए। और अगर इसी तरीके से टोटल लीडरशिप ही वाइप आउट कर दी इजराइल ने तो वो अलग बात है, लेकिन फिलहाल वो दिखाई नहीं दे रहा अमेरिका को। इसलिए कह रहे हैं ना 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाऊंगा, यानी भारत पे भी 75% का टैरिफ हो जाएगा, क्योंकि ईरान के टोटल ट्रेड का लगभग 4 से 8% भारत के साथ होता है, लगभग 25 से 30% चाइना के साथ होता है, यूएई के साथ 18 से 30% है। यानी इतने सारे, चाइना, यूएई, टर्की, इंडिया, इराक, पाकिस्तान, ईयू, रशिया, आर्मेनिया, इन सब के साथ उसका व्यापार है। तो इन सब पे आप 25% का टैरिफ लगा देंगे, भारत पे 75% का टैरिफ हो जाएगा। तो कुल मिलाकर गुड कॉप बैड कॉप की स्ट्रेटेजी भी चल रही है, अपने पल्ले में लेने का भी प्रयास है, और ईरान में जो सोच रहे थे उस हिसाब से वो नहीं चल रहा, तो वापस से ड्राइंग बोर्ड पे आकर अपनी सारी स्ट्रेटेजीज को भी रिकैलिब्रेट करना है। और यही जियोपॉलिटिक्स है। सुबह आप सोचते हैं कि मैं भाई बल्ले बल्ले, मैं तो बहुत आगे और बहुत बेहतर तरीके से चल रहा हूं, और शाम तक आते आते चीजें बदल जाती हैं, क्योंकि दूसरा भी कुछ करने का प्रयास करता है। ये मैराथन होती है, एंड में कौन जीतेगा ये एक लंबी रेस के बाद पता लगता है। वेनेजुएला जैसे एक्सेप्शन आते हैं, खैर वहां भी 12 साल लगे। इसलिए बहुत लोग कह देते हैं अरे ट्रंप झुक गया, फिर अगले दिन कहते हैं अरे ट्रंप ने वापस से ये कह दिया। नहीं, ये चलेगा, ये अभी लंबा चलने वाला है। भारत बहुत बेहतर तरीके से समझता है, इसीलिए वो ट्रेड डील सफल नहीं हो पा रही, क्योंकि भारत चाहता ही नहीं है ट्रेड डील हो, लटकी रहे, क्या दिक्कत है, कर लिया डाइवर्सिफाई, बाढ़ में। खैर, इसमें जो भी अपडेट आएंगी वो आपके साथ लेके आता रहूंगा। अगर आपको वीडियो विश्लेषण अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।